So this is your UPTGT English class और एक थोड़ा सा ओवरव्यू करते हैं। हमने हमारी एक क्लास हुई थी, इसमें हमने सिलेबस डिस्कस करा था, थोड़ा बहुत डिस्कस करा था हमने लिटरेचर, फिगर ऑफ स्पीच के बारे में। देन वी स्टार्टेड विथ आवर लिटरेचर सेक्शन वेर इन मैंने आपको डिफरेंट फॉर्म्स बताए थे लिटरेचर के अंदर, लिटरेचर का अप्रोच और इम्पोर्टेंट चीज़ों से रिलेटेड। देन वी स्टार्टेड विथ वन ऑफ आवर ऑथर्स शेक्सपियर, उनके साथ शुरू करा था। सो इन लास्ट क्लास वी डिस्कस्ड अबाउट हिज बायोग्राफी कि भाई डेट ऑफ बर्थ क्या है, व्हाट्स द death year, then family, who all members who are part of his family, about कि भाई parents कौन थे, siblings and wife and their children and everything. So आज जो हम डिस्कस करेंगे we will work on Shakespeare's work. So उन्होंने एक्चुअली, आपको सबको पता ही है कि उन्होंने प्लेज लिखे और उन्होंने सॉनेट्स लिखे और उनके कुछ छोटी कुछ 3-4 पोएम्स हैं, वो भी फेमस हैं, शॉर्ट पोएम्स कि हेलो एकता कैसे हो, राइट। सो आज हम डिस्कस करेंगे शेक्सपियर के वर्क से रिलेटेड। सो बायोग्राफी हमने लास्ट क्लास में डिस्कस करी थी। गुड आफ्टरनून जी। सो बायोग्राफी का याद होगा मेरे ख्याल से, आपको कुछ एक चीजें याद होंगी जो हमने डिस्कस करा था। डेट्स याद करे थे हमने, बर्थ के और डेथ के, और फिर पेरेंट्स के नाम डिस्कस करे थे हमने, देन वाइफ, देन चिल्ड्रन, सारी चीजें है ना। सो आज हम बात करेंगे ऑल प्लेज एंड सॉनेट्स ऑफ शेक्सपियर, उनके वर्क के ऊपर। ठीक है जी। सो विल स्टार्ट विथ जैसे अगर आप शेक्सपियर के वर्क की बात करो, so we all know this is majorly divided into plays and sonnets. And plays. Okay, so how many sonnets? Any idea? बताना चाहो कितने सॉनेट्स लिखे थे शेक्सपियर ने? बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है और आ सकता है। सो समटाइम्स दे कैन आस्क यू हाउ मेनी सॉनेट्स। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस करा था कि ब्लैक लेडी कैरेक्टर किसके अंदर है और उससे रिलेटेड आंसर्स भी आपने दिए थे। सो हाउ मेनी सॉनेट्स बाय विलियम शेक्सपियर? वी हैव 154। सो इस पे बाद में आएंगे। फर्स्ट वी विल स्टार्ट विद द प्लेस। अब जब हम प्लेस की बात कर रहे हैं, प्ले आपको पता है कि भाई स्टेज पे होगा, परफॉर्मेंस होगा, कैरेक्टर्स इन्वॉल्व होंगे। वन ऑफ द क्वेश्चंस यूजुअली आस्क्ड, इज शेक्सपियर पार्ट ऑफ द प्लेस? क्या वो एक एक्टर भी हैं? सो आपको याद रखना होगा कि भाई ड्रामेटिस्ट हैं, प्लेज लिखते हैं, राइट। जी 154 करेक्ट एकता बता रहे हो आप। पर आपको साथ ही साथ याद रखना होगा कि ही वॉज ऑल्सो पार्ट ऑफ दोज प्लेज। वो एक्टर का भी ऑक्यूपेशन, उनके जब भी क्वेश्चन आएगा ऑक्यूपेशन से रिलेटेड, ऑलवेज रिमेंबर कि वो एक्टर भी हैं। फिर प्लेस कैसे थे? म्यूजिकल प्लेस होते थे। सो प्लेस के अंदर जब आपको कैरेक्टराइज करना होगा डिफरेंट प्लेस बाय विलियम शेक्सपियर, वी कैन डिवाइड दीज प्लेस इनटू 3 सेक्शंस। 3 मेजर कैटेगरीज में हम डिवाइड कर सकते हैं। कौन कौन सी कैटेगरीज हैं? So the categories can be, first one, comedies, right? Then comedies के अलावा उन्होंने क्या लिखा? उन्होंने लिखी हैं histories and the last but not least important ones, tragedies. So how many plays एकता? अगर आप बता रहे हो कि अच्छा इतने sonnets हैं, plays कितने हैं? इसको लेके थोड़ा सा अजम्पशन है कुछ प्लेस को लेके कि ओके इट वाज रिटन बाय शेक्सपियर और नॉट, और कुछ एक बात के जो उनकी चीजें थी वो पब्लिश भी नहीं हुई थी। सो लेट्स से इफ यू हैव टू गिव द आंसर, हाउ मेनी प्लेस, नंबर कितना बताओगे आप? सो लेट्स से ऑप्शंस हैं आपके पास 15, 30, 32, 35। हाउ मेनी प्लेस? लेट्स से इफ द ऑप्शंस आर गिवन
and the options we have 15, 30, 32 and 35. So how many plays? 37 बता रहे हो एकता? Okay. ठीक है। सो डिस्कस करेंगे हम इम्पोर्टेंट प्लेस यहाँ पे हमारे एग्जाम के परस्पेक्टिव से। सो जो वेग वाले हैं या जो कंफ्यूजन वाले हैं, आई डोंट थिंक कि हमारे एग्जाम में उतना डीप जाएगा। मेजर वाले इश्यूज पे जी, 2 लॉन्ग पोएम्स भी हैं। करेक्ट, डन है। सो कॉमेडीज से शुरुआत करते हैं। सोनेट्स और पोएम्स में हम कल वाली क्लास में आएंगे। सो एक बार ब्रीफ ब्रीफ जस्ट फॉर द सेक ऑफ नेम, कि अच्छा हमें वो सारे नाम तो याद होने चाहिए, क्योंकि जैसे पेपर देखा होगा अगर आपने पिछले टाइम टाइम का। सो आपके क्वेश्चंस क्या पूछे जा सकते हैं कि भाई दिस वाज रिटन बाय विच ऑथर। फिर यहाँ पे आपके ड्रामा या प्ले या फिर जो वर्क्स हैं उनके नाम पे बेस्ड क्वेश्चंस आ सकते हैं। क्वेश्चंस आ सकते हैं कैरेक्टर्स पे बेस्ड, कि ये वाला कैरेक्टर कौन से वाले राइटअप का था, कौन से वर्क का पार्ट था, या इस पर्टिकुलर राइटअप के अंदर कौन सा कैरेक्टर इंपॉर्टेंट रोल निभा रहा था। इस तरीके से हमारे क्वेश्चंस आ सकते हैं। सो वी विल स्टार्ट विथ कॉमेडीज। ठीक है। सो कॉमेडीज में सबसे पहले जो आप सबको नाम याद होगा, ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल। ठीक है। सो ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल। सो इसके कैरेक्टर्स और जो दूसरी चीज़ें हैं, इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स है या स्टोरी क्या है, इससे रिलेटेड मैंने ब्रीफ समरी आई हैव प्रिपेयर्ड, जो कि 1 पेज 2 पेज की है। सो अब बहुत ज़्यादा ओरिजिनल या बहुत उसकी बिल्कुल लाइन बाय लाइन हमारे एग्जाम में नहीं आता, नेट लेवल तक में पूछते हैं। यहाँ पे यूपी टीजीटी में इतना नहीं पूछेंगे। सो जस्ट क्या है, एक आपको आइडिया होना चाहिए कि व्हाट इज द स्टोरी ऑफ दैट पर्टिकुलर कॉमेडी, कि अगर वो एक प्ले करा जा रहा था स्टेज के ऊपर, कौन-कौन से उसके इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स थे वो आपको पता होना चाहिए। फिर जो स्टोरी थी वो आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि आप बहुत ऐसे फैक्ट जैसे याद करोगे तो वो आपको याद नहीं रहेगा। सो यू शुड नो द स्टोरी। सिर्फ कैरेक्टर्स के नाम याद कर लेने से क्या होगा, वो हमारे दिमाग में वो चीज़ें मिक्स अप हो जाएँगी। सो एक समरी सॉर्ट ऑफ या एक स्टोरी को बिल्कुल शॉर्ट में आई विल प्रोवाइड यू। ये आपके स्टडी मटेरियल वाले सेक्शन में मैं अपलोड करा दूँगी बाय इवनिंग। सो हमारी आज की क्लास होगी, इन टुडेज क्लास वी विल डिस्कस होल वर्क। आपका होमवर्क क्या होगा कि भई आप उन सारे राइटअप्स को, समरीज़ को थोड़ा-सा ओवरव्यू करके रखोगे, सो दैट कल जब हम कैरेक्टर्स डिस्कस करें, तो आपके दिमाग में इमेजेस हों, आपके पास इन्फॉर्मेशन हो रिलेटेड। अदरवाइज़ वो आप बिल्कुल ब्लैंक रहोगे, तो कैरेक्टर्स को लेके जब हम एनालिसिस कर रहे होंगे, तो थोड़ा-सा एक रहेगा कि भई पता नहीं क्या बात हो रही है। सो मैं आपको शाम तक वो सारी स्टोरीज़ प्रोवाइड करवा दूँगी, सो दैट कल की क्लास में जब हम कैरेक्टर्स डिस्कस कर रहे होंगे, आपके पास वो सारा इन्फॉर्मेशन होगा सामने। ठीक है। तो कॉमेडी में एक कौन सा नोट करा हमने, ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल। ठीक। दूसरी कॉमेडी जो हमको याद रखना होगा, सो ये मैंने अल्फाबेटिकली सॉर्ट आउट करके मैं लिख रही हूँ, सो दैट याद करने में थोड़ा सा हमको आसानी रहेगी। सो एज यू लाइक इट, एज यू लाइक इट। देन थर्ड, तीसरे नंबर पे क्या याद रख सकते हैं, फेमस है बिल्कुल, और जब भी कॉमेडी की बात होगी आपको ये ऑटोमेटिकली याद आ जाएगा, कॉमेडी ऑफ एरर्स। कॉमेडी ऑफ एरर्स। ठीक है। देन फोर्थ नंबर पे, लव्स लेबर्स लॉस्ट।
सो कितने हो गए? 4 हमने अभी तक राइट किए हैं। सो अगेन रिपीटिंग, शेक्सपियर वर्क डिवाइडेड इनटू प्लेज एंड सॉनेट्स एंड सम पोएम्स। पोएम्स को अलग से लिखेंगे। सो प्लेज के अंदर वी कैन डिवाइड द प्लेज इनटू 3 मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स। वी हैव कॉमेडीज, वी हैव हिस्ट्रीज एंड वी हैव ट्रेजेडीज। कॉमेडीज के अंदर हम नाम याद करने की कोशिश कर रहे हैं। सो फर्स्ट वन आई हैव रिटन ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल, क्योंकि अंदर की स्टोरीज पे हम जाएंगे, हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, पर सबसे पहले वो आपको एक बेसिक मेजर चीज याद होनी चाहिए कि अच्छा कौन कौन सी है कॉमेडीज, राइट। फिर हम उनके कैरेक्टर्स और उनकी स्टोरीज के बारे में डिस्कस करेंगे। सो ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल बहुत ही फेमस प्रोवर्ब है, आपको नाम याद रहेगा, कॉमेडी बाय शेक्सपियर। देन एज यू लाइक इट, ये दोनों याद रखिएगा, ऑल्स वेल दैट एंड वेल्स एंड एज यू लाइक इट। देन कॉमेडी ऑफ एरर्स वैसे भी फेमस है और आपको पता होगा, प्लस कॉमेडी से रिलेट करके आप याद रख सकते हो। कॉमेडी ऑफ एरर्स, वन ऑफ द कॉमेडीज प्लेज बाय विलियम शेक्सपियर। देन वी हैव लव्स लेबर्स लॉस्ट। नेक्स्ट वन, एम से 3 4 हैं, सो लेट्स सी वन बाय वन। नेक्स्ट वी हैव मेजर फॉर मेजर, measure for measure. Then again famous one, Merchant of Venice, Merchant of Venice। मर्चेंट ऑफ वेनिस के बाद हम नोट डाउन कर सकते हैं मैरी वाइफ्स ऑफ विंडसर, मैरी वाइफ्स ऑफ विंडसर। देन मिडसमर नाइट्स ड्रीम, मिडसमर नाइट्स ड्रीम। Then much ado about nothing, much ado about nothing। So इसमें से कितने पढ़े हुए हैं? अगर आप में से कोई बताना चाहे, हाउ मेनी यू हैव रेड? ओरिजिनल वन, ओरिजिनल राइट अप बाय विलियम शेक्सपियर, उनके अपने शब्दों में। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट समरी एंड अदर थिंग्स कि भाई आपने एक्सप्लेनेशन पढ़ा होगा या समरी पढ़ी होगी। आई एम टॉकिंग अबाउट कि भाई ओरिजिनल शेक्सपियर के लैंग्वेज वाले प्लेज और राइटअप्स आप इनमें से कौन कौन से पढ़े होंगे? किसी ने कोई पढ़ा हो? क्योंकि आई हैव द एक्सपीरियंस एंड आई हैव रेड द ओरिजिनल स्टफ। नेक्स्ट वी हैव टेमिंग ऑफ द श्rew। सो उसके बाद वी कैन कंटिन्यू हियर। के एनीबडी, किसी ने कुछ पढ़ा हुआ हो? देन वी हैव टेम्पेस्ट, ट्वेल्थ नाइट, टू जेंटलमैन ऑफ
वेरोना, and 14th, Winter's Tale. गुड आफ्टरनून सदफ, कैसे हो आप? राइट, सो दिस इज योर लिटरेचर क्लास एंड वी लास्ट क्लास में हमने शेक्सपियर की बायोग्राफी थोड़ा सा इन डिटेल नहीं डिस्कस करी थी, पर ओवरव्यू सॉर्ट ऑफ डिस्कस करी थी, मेजर डेट्स एंड मेजर उसके फैमिली मेंबर्स एंड ऑल. एंड टुडे वी स्टार्टेड विथ शेक्सपियर वर्क. सो जस्ट एक ओवरव्यू दिया है मैंने कि अच्छा यू कैन डिवाइड द शेक्सपियर वर्क इनटू प्लेज एंड सॉनेट्स. और प्लेस को अगेन हम डिवाइड कर सकते हैं बिटवीन कॉमेडीज. सो ये ओवरऑल पूरा ही यहाँ से लेके यहाँ तक ये मैंने कॉमेडीज नोट डाउन किया है. देन वी विल हैव histories and we can have tragedies. Yeah. So Sadaf, I asked a question. मैंने पहले पूछा था कि इसमें से ओरिजिनल कुछ पढ़ा हुआ हो आपने. You want to share your experience कि okay, I have studied the original stuff by William Shakespeare, जहाँ पे हमने उनके प्ले को उसी लैंग्वेज में पढ़ा हो. मेजरली when we study for different exams, हम usually we go with shortcuts की चलो भाई इसकी समरी पढ़ लिया या इसके इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स याद कर लिए और स्टोरी के अंदर के इम्पोर्टेंट इवेंट्स याद कर लिए. पर कभी आपने आपके पास टाइम रहा हो और आपने ओरिजिनल चीज पढ़ी हो बीए में, एमए में, जहां भी आपने पढ़ाई कर रहे होंगे आप. तो जस्ट आस्किंग फॉर एक्सपीरियंस कि कोई शेयर करना चाहे. सो दीज आर दी कॉमेडीज प्लेज बाय विलियम शेक्सपियर. और ये आपको नाम याद रखने होंगे बिकॉज वी आर डीलिंग विथ कॉम्पिटिटिव एग्जाम. और जो हमारा मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन हो सकता है कि भाई क्या पूछ सकते हैं एग्जाम में, प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा क्या हाई है कि भाई एक प्ले दे दिया आपको और पूछा गया कि भाई ये किसने लिखा है, ये ड्रामा है, ये प्ले है, ये कॉमेडी है, ये ट्रेजेडी है, राइट? और इसको लिखा क्या है, कहा किसने लिखा है. हमारे केस में जो हमारा प्लस पॉइंट क्या है कि वी हैव टू डील विथ ओनली 4 ऑथर्स. भाई ऑप्शंस आपके पास कहीं ना कहीं घुमा फिरा के किसके आएंगे, हमारे पास शेक्सपियर से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे, मिल्टन से रिलेटेड आएंगे, विलियम वर्ड्सवर्थ से रिलेटेड आएंगे और गैल्सवर्दी से रिलेटेड आएंगे. सो हमें सबसे पहले स्टेज पे क्या करना चाहिए, हमें सबसे पहले तो एटलीस्ट सारे वर्क याद होने चाहिए कि किसने कौन सा लिखा है एटलीस्ट. फिर उसके अंदर जाके आप उसकी डीप एनालिसिस कर सकते हो और उनके कैरेक्टर्स को याद रख सकते हो. सो अगेन कैरेक्टर्स हम कल की क्लास में डिस्कस करेंगे जो हमारी नेक्स्ट क्लास शेड्यूल्ड होगी. उस उसके लिए मैं क्या करूंगी, मैंने राइटअप्स जो है वो मैं आपके स्टडी मटेरियल वाले सेक्शन में अपलोड करा दूंगी. सो 2-2 पेज की स्टोरीज सारे कॉमेडी से है. आपके लिए होमवर्क क्या है, यू हैव टू रीड वंस सो दैट जब हम कैरेक्टर्स डिस्कस कर रहे हो तो आपको पता हो कि अच्छा किस बारे में बात हो रही है, किस कहानी के बारे में बात हो रही है, और वो एक इमेज, एक वो स्टोरी आपके दिमाग में पहले से हो. अच्छा सदफ, आप कह रहे हो आपने ट्वेल्थ नाइट पढ़ी हुई है. वेरी गुड. तो इंटरेस्टिंग वन है ना, जो एक तरीके से कहा जाता है कि भाई इम्पोर्टेंट या मैच्योर वर्क शेक्सपियर का ट्वेल्थ नाइट है जी. सो कॉमेडीज में अगेन नाम दोबारा से एक बार को चेक करते हैं. सो वी हैव ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल, और ये मैंने आपके लिए अल्फाबेटिकली ऑर्डर में लिखा है सो दैट यू कैन रिमेम्बर दीज. सो 2 ए के हैं, ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल एंड एज यू लाइक इट. ठीक. देन कॉमेडी ऑफ एरर्स, ये आप नहीं भूलोगी, ये मुझे पता है कि ये आपको याद रहेगा. ठीक. कॉमेडी ऑफ एरर्स हो गया. देन वी हैव लव्स लेबर्स लॉस्ट. एम से याद रखेंगे, मेजर फॉर मेजर है. मर्चेंट ऑफ वेनिस फेमस वन है, ऑब्वियसली याद रहेगा आपको. मेरी वाइफ्स ऑफ विंडसर,
मिडसमर नाइट्स ड्रीम, मच अडू अबाउट नथिंग। सो ये 1 2 3 4 और 5 हो गए हमारे एम से। ये आपको याद रखने होंगे। इट्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम एंड आपको थोड़ा सा यहाँ पे रटना पड़ेगा, है ना, क्योंकि हमारे पास बहुत ज्यादा एक्सप्लेनेशन सॉर्ट ऑफ क्वेश्चंस नहीं आते। हमारे पास फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं और उसके लिए यू हैव टू रिमेंबर द नेम्स। सो मेजर फॉर मेजर, मर्चेंट ऑफ वेनिस, मेरी वाइफ्स ऑफ विंडसर, मिडसमर नाइट्स ड्रीम एंड मच अडू अबाउट नथिंग। ये सारे किससे हो गए हमारे? एम से हो गए। देन टी से 3 4 हैं। टेमिंग ऑफ द श्रियू, टेम्पेस्ट अगेन फेमस है, आपको याद होगा। ट्वेल्थ नाइट फेमस है, ये भी आपको याद रहेगा। टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना एंड विंटर्स टेल। कितने हो गए ये हमारे? 14 कॉमेडीज बाय विलियम्स शेक्सपियर। ठीक है, याद करके आएंगे। कल की क्लास में टेस्ट होगा एंड रैंडमली आई आस्क कि बताइए ये कॉमेडी में है या हिस्ट्री में है या फिर ट्रेजेडी में है, एंड यू हैव टू रिप्लाई। ठीक है, सो ये हो गई हमारी कॉमेडीज। हिस्ट्रीज में मतलब आपको पता है हिस्ट्री में हमारे पास हेनरी है और किंग जॉन और रिचर्ड। मेजरली ये 3 पे फोकस कर रहा है शेक्सपियर की हिस्ट्रीज। सो हिस्ट्रीज में भी देख लेते हैं कहाँ से शुरुआत हो रखी है। वी हैव हेनरी 4 पार्ट 1। राइट, पार्ट 1 है और पार्ट 2 है। सो हिस्ट्रीज के अंदर हेनरी 4। जी, ओके जी भाई, सदफ का श्योर है। एकता आप कहाँ हो? आपका भी श्योर, राइट। सो हेनरी 4 पार्ट 1 एंड हेनरी 4 पार्ट 2। देन वी हैव हेनरी 5। 3 हो गए। 4 के पार्ट 1 और पार्ट 2। देन वी हैव हेनरी 5। देन हेनरी 6 पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3। सो हेनरी 6 पार्ट 1, हेनरी 6 पार्ट 2 एंड हेनरी 6 पार्ट 3। हमें इनके ईयर भी याद रखने होंगे। सो राइट नाउ मैं सारा ईयर बना बता के आपके दिमाग को कंफ्यूज नहीं कर रही हूँ। आज की क्लास में पूरा फोकस है। ओके एकता, नो इश्यूज, ठीक है। सो आज की क्लास का जो हमारा फोकस क्या है कि हमें वो सारे नाम याद हों। ओके, सदाब आप बता रही हो यूनिवर्सिटी में ऐसे डिटेल्स नाम बताया गया जैसे आप बता रहे हैं। जी सदाब, ऑब्वियसली देखिए जब थोड़ा सा क्या हो जाता है कि जब आप पढ़ रहे होते हो, जब आप बीए और एमए की तैयारी कर रहे होते हैं ना, तो हमारा फोकस क्या होता है कि हम उस स्टोरी की एनालिसिस कर रहे होते हैं। अब देखो क्रिटिकल रिव्यू देना होता है हमें। अगर हमारे एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं यूजुअली उस लेवल पे, तो हमसे क्या पूछा जाता है कि भाई आप इसकी एनालिसिस करिए, व्हाट्स योर ओपिनियन। वो चीजें लिखनी होती हैं हमें, वो डिस्क्रिप्टिव होता है, डिटेल्ड होता है। जी, उस तरीके से बताना होता है। प्लस फिर जब हम फोकस कर रहे होते हैं, हम ऐसा नहीं होता कि हम ए टू जेड सब पढ़ते हैं। हम इम्पोर्टेंट वर्क्स पढ़ते हैं, देखिए, है ना, हम सारी चीजें नहीं पढ़ रहे होते हैं। पर अभी जब हमारा एग्जाम है, हमारा एग्जाम कैसा है? कॉम्पिटिटिव एग्जाम है। सो कॉम्पिटिटिव का मतलब है कि उस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए बहुत सारे लोग बैठे होंगे और आपको उन बहुत सारे लोगों में से अपनी पोजीशन सेव करनी होगी। सो ऑब्वियसली वी हैव टू नो मोर देन दीज। और प्लस अगर आप थोड़ा सा क्वेश्चन पेपर एनालिसिस करो, डिटेल्ड नहीं पूछते, सो वी विल नॉट, जितना भी हमारा टाइम, इट्स नॉट लाइक वेस्टिंग, ऑब्वियसली नॉलेज इज नेवर वेस्टिंग, पर हमारी प्रायोरिटाइजेशन क्या हो जाएगी? वी हैव टू प्रायोरिटाइज ऑन द फैक्ट्स, क्योंकि क्वेश्चंस उस पे बेस्ड आते हैं। दैट्स वाई मैं आज ही
डेट भी, कैरेक्टर भी, सारी चीजें बता के आपके दिमाग को कंफ्यूज नहीं कर रही हूँ। मेरे देखिए, हमारी कहानी कैसी होनी चाहिए, इट्स वी शुड हैव द नॉलेज लाइक दिस ट्रायंगल। सो सबसे पहले कि व्हाट इज लिटरेचर, जो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया। अब लिटरेचर के अंदर, सिंस वी हैव एग्जाम यूपीटीजीटी का, एंड वी नो वी हैव 4 ऑथर्स, वी विल नॉट डील विथ फिफ्थ ऑथर। नहीं आना, उसके लिए आपके पास अपना सफिशिएंट टाइम है, खाली टाइम है, एग्जाम दे लीजिए, पढ़ते रहिएगा। पर फिलहाल हम किस पे फोकस करेंगे, उन 4 ऑथर्स पे। अब जब उन 4 ऑथर्स की बात हो रही है, तो सबसे इमीडिएट चीज क्या आती है कि भाई उन्होंने क्या लिखा। सो जो हमारी पहली क्लास, एक तरीके से हमने पहली क्लास में क्या करा, हमने शेक्सपियर की बायोग्राफी पढ़ी कि भाई इंपॉर्टेंट चीजें क्या हैं उनके जीवन से रिलेटेड, डन। अब जब हम शेक्सपियर के जीवन को जान गए, अब हम शेक्सपियर के वर्क को जान रहे हैं। और फिर उसके बाद के स्टेजेस में क्या आएंगे कि भाई कॉमेडी के अंदर अगर उन्होंने ऑल वेल दैट एंड्स वेल लिखा है, इसके अंदर इंपॉर्टेंट कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं। अब आपने जैसे ऑब्जर्व किया होगा कि उनके जो प्लेज होते हैं म्यूजिकल होते हैं, डन, हम उस पर बात करेंगे। अब यूजुअली ये जो सॉन्ग्स गा रहे होते हैं, ये कौन गा रहे होते हैं, ये क्लाउन्स वगैरह गा रहे होते हैं। कॉमेडी है इनकी, लेकिन कॉमेडी प्लस रोमांटिक है, राइट। देन वी ऑलवेज नो कि प्लॉट में ट्विस्ट आ रहे होते हैं, लव की बात हो रही होती है, मैरिज की बात हो रही है, होती है। और सारी कहानी के बाद एंड क्या होता है, हैप्पी, हैप्पी एंडिंग होती है कि भाई एक शादी हो गई, 2 शादी हो गई, 5 शादी हो गई, बट एवरीबडी इज हैप्पी व्हेन देयर इज अ शादी। सो हम ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे डिटेल्ड में। राइट नाउ फैक्ट्स के ऊपर हैं कि भाई ये कॉमेडीज, 14 कॉमेडीज हमें बाय हार्ट याद होनी चाहिए, नाम याद होने चाहिए। फिर हम इनके ईयर याद करेंगे, इनके कैरेक्टर्स याद करेंगे, और फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो अब हम किस पे हैं, हिस्ट्रीज पे। अच्छा, इतने में ज्योति, मैं आपको हेलो करना भूल गई। सो वेलकम ज्योति। हम अगेन, एज यू कैन सी, हम शेक्सपियर के वर्क पे डिस्कस कर रहे हैं। कॉमेडी के नाम हमने थोड़े से डिस्कस कर लिया। राइट नाउ वी आर डिस्कसिंग विथ हिस्ट्रीज। सो हेनरी 4, 2 पार्ट। देन हेनरी 5, देन हेनरी 6, 3 पार्ट। हेनरी 6 पार्ट 1, हेनरी 6 पार्ट 2 एंड हेनरी 6 पार्ट 3। उसके बाद हमारा हेनरी 8। ये तो हो गया, वी आर डन विथ हेनरी। एक है किंग जॉन, ठीक, किंग जॉन हो गए। देन पेरिकल्स, और उसके बाद है रिचर्ड 1, सॉरी रिचर्ड 2 एंड रिचर्ड 3। सो दिस इज ऑल रिलेटेड टू हिस्ट्रीज। अगेन आसान है, हिस्ट्री याद रखने में आपको दिक्कत नहीं आएगी। आपको मेजरली हेनरी याद रखने हैं, और आपको रिचर्ड याद रखने हैं। हेनरी से रिलेटेड क्या क्या याद रखना है, 4 और 5 और 6। 4 में 2, 5 में 1 और 6 में 3। देन हेनरी 8 हो गए। देन किंग जॉन अलग से याद रखना है, और पेरिकल्स अलग से याद रखना है। सिंपल टू, इजी टू रिमेम्बर, है ना। हिस्ट्री में आपको दिक्कत नहीं आएगी। देन हमारा इंपॉर्टेंट सेक्शन है ट्रेजेडी। सो कॉमेडी एंड ट्रेजेडी दोनों ही इंपॉर्टेंट जोन माने जाते हैं शेक्सपियर के वर्क को लेके, ठीक है। सो ट्रेजेडी में शुरू करते हैं। शुरुआत किससे होगी हमारी, एंटनी एंड क्लेरोपात्रा से। Antony and Cleopatra. Then we have Coriolanus. सो एंटनी एंड क्लेयोपेट्रा आपको याद रहेगा,
थोड़ी सी आपको एफर्ट करना पड़ेगा सेकेंड नाम याद रखने के लिए। सो CORIOLANUS, कोरिलेनस। एंड देन तीसरे स्टेज पे हम याद रख सकते हैं सिम्बलीन को। So Antony and Cleopatra, then Coriolanus and Cymbeline, then world famous Hamlet. So I think ये तो आप नींद में भी बता दोगे अगर कोई आपसे पूछे हैमलेट बाय, है ना। सो ये थोड़ा सा इजी है, हैमलेट इजी है, जूलियस सीजर इजी है, ये सारे फेमस हैं तो ये वाले नाम आपको याद रहेंगे। सो जूलियस सीजर हो गया। देन वी हैव किंग लियर, अगेन फेमस वन। किंग लियर, देन मैकबेथ, ओथेलो। ओथेलो पे ही मैंने लास्ट क्लास में पूछा था। ओके, गुड आफ्टरनून विशाल। ठीक। सो ओथेलो पे ही मैंने पूछा था कि इस पे कौन सी मूवी बनी हुई है। मूवी इनफैक्ट आपके कॉमेडी ऑफ एरर्स पे भी बनी हुई है। सो मैकबेथ, देन वी हैव ओथेलो। So how many we have? 8 here. What else? Romeo and Juliet. Romeo and Juliet. Then रोमियो एंड जूलियट के बाद हम क्या याद रख सकते हैं? टिमोन ऑफ एथेंस। ठीक। देन टी से 3 है। टिमोन ऑफ एथेंस है, देन टिटस एंड्रोनिकस। 11th पे आप लिख सकते हैं टिटस एंड्रोनिकस। एंड लास्ट में ट्रोइलस एंड क्रेसिडा। सो ये सारा आपको याद रखना है, कॉमेडी, हिस्ट्री एंड ट्रेजेडीज। ओके विशाल, आप बता रहे हो टेम्पेस्ट आपने पढ़ी हुई है? ओके। सो ये तो आपके मेजर हो गए। देन एक मैं आपको बता रही थी कि ओके शॉर्ट पोएम्स भी हैं। सो विलियम शेक्सपियर के ही पॉइंट ऑफ व्यू से वी कैन इंक्लूड दीज शॉर्ट पोएम्स एज वेल। ठीक। सो शॉर्ट पोएम में हमारी है सबसे फर्स्ट वन, वी हैव लवर्स कंप्लेंट। Lovers complaint. Then we have passionate pilgrim. Passionate pilgrim. आई होप आपको रेड कलर दिख रहा होगा, एक बार कंफर्म कर दें रेड कलर इज विजिबल, या अदरवाइज फिर मैं ब्लैक से ही लिखूंगी।
So Lover's Complaint, then we have Passionate Pilgrim, then Phoenix and the Turtle. Third we have Phoenix and the Turtle. जी, बिल्कुल करेक्ट बता रहे हो आप। ज्योति कटारा जी, करेक्ट आंसर्स हैं। देन फिनिक्स एंड द टर्टल के बाद हमारा रेप ऑफ ल्यूक्रिस। सो ईयर भी बता पाओगे ज्योति? अगर मान लो आप नाम बता रहे हो, ईयर रिलेटेड टू बोथ दीज वर्क्स ऑफ विलियम शेक्सपियर। ओके सादफ, ठीक है जी। देन और लास्ट में हमारा वीनस एंड एडोनिस। सो एनीबडी वांट टू शेयर कि अगर आपको इन इन पोएम्स के साल याद हो, रैंडमली किसी का भी ईयर याद हो। सो लवर्स कंप्लेंट हमारे कब की है? लवर्स कंप्लेंट 1609। देन पैशनेट पिलग्रिम 1598। देन फीनिक्स एंड द टर्टल है आपका 1601। एंड देन रेप ऑफ ल्यूक्रे 1594। और लास्ट में आपका वीनस एंड एडोनिस 1593। सो अगर आपको ईयर वाइज याद रखना हो तो सबसे पहले आप अपने पास जो नोट्स बनाएंगे आप उसमें लिख सकते हैं। सबसे पहले वीनस, देन रेप, देन वी हैव पैशनेट पिलग्रिम ऑर्डर में आएगा, देन वी हैव फिनिक्स एंड द टर्टल एंड लास्ट में आएगा लवर्स कंप्लेंट। सो ऐसे ही आपको बाकी के भी ईयर्स याद रखने होंगे। और एक बार तो जो मैंने लास्ट क्लास में आपसे डिस्कस किया था, विलियम शेक्सपियर का डेट ऑफ ईयर भी पूछा गया, उनका बर्थ ईयर कि कौन से ईयर में बर्थ हुआ था। सो आई होप आपको दोनों साल याद होंगे और आपको डेट भी याद होगी। सो आपको 23 अप्रैल याद रखना था, आपको ईयर याद रखने थे, और एक आपको बैप्टाइज्ड वाला ईयर भी डेट भी मैंने बताया था, है ना, 26 अप्रैल। सो वो सारी चीजें याद होंगी। ये एक मेजरली हो गया आपका वर्क जो हम स्लोली ग्रेजुअली पार्ट्स में डिस्कस करेंगे फर्स्ट। एंड ऑब्वियसली वी कैन नॉट फॉरगेट दी सॉनेट्स। सॉनेट्स कितने हैं? 154 सॉनेट्स वी हैव। और फेमस कौन सा है? सॉनेट 18 को थोड़ा सा ज्यादा डिस्कस किया जाता है। शुरुआत वाले जो सॉनेट्स हैं उसमें स्टोरी थोड़ी 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 आगे बोल रही है। जी ज्योति, बिल्कुल करेक्ट बता रहे हो आप। दीज पोएम्स आर डेडिकेटेड टू अर्ल ऑफ सुदरामटन। ठीक है। सो फर्स्ट स्टेज जैसे मैंने आपको क्लियर किया था, द वेरी फर्स्ट स्टेज फॉर द एग्जाम वी हैव टू रिमेम्बर ऑल दी नेम्स। कॉमेडीज कौन कौन से, हिस्ट्रीज कौन से, पोएम्स कौन से, एंड ट्रेजेडीज कौन कौन से। ट्रेजेडी में थोड़ा सा एक आपको प्लस पॉइंट क्या मिल रहा है कि दीज आर ऑलरेडी नोन स्टाफ, जो कहीं ना कहीं आपने तैयारी करी होगी या डिस्कशन करा होगा, या जनरल पीपल उनको भी इनके नाम के बारे में जनरली पता होता है। सो जैसे आपका हैमलेट है, जूलियस सीजर है, किंग लियर, मैकबेथ, ओथेलो, रोमियो एंड जूलियट। ये तो आप मान के चले कि भाई आप नींद में भी गड़बड़ नहीं करोगे क्योंकि उन पे इतनी ज्यादा डिस्कशंस होती है। थोड़े से जो आपको एक्स्ट्रा याद रखने होंगे वो क्या याद रखना होगा? किम्बलीन, कोरिलानस, एंटनी एंड क्लोपेट्रा इज स्टिल डिस्कस्ड, सो वो आपको याद रहेगा। देन टिमोन ऑफ एथेंस, टिटस एंड ट्रोइलस एंड क्रेसिडा। सो अगेन
यू हैव टू रिमेंबर ऑल दीज नेम्स। मैं दोबारा बता रही हूँ क्योंकि कल कल क्या करेंगे, कल हम इनके कैरेक्टर्स को डिस्कस करने वाले हैं आज की क्लास में, इसीलिए मैं आपको सारा एक एक नजर में दिखा रही हूँ सो दैट यू कैन रिमेंबर दीज नेम्स। अब क्या करेंगे, लेट्स स्टार्ट विथ कॉमेडीज, देन वी विल डिस्कस हिस्ट्रीज, देन ट्रेजेडीज, देन सॉनेट्स, और फिर आखिरी में पोयम डिस्कस करेंगे। सॉनेट्स में मतलब ऑब्वियसली हम सारी चीजें तो नहीं, पर वो जैसे फर्स्ट हाफ डेडिकेटेड टू मेल पर्सन है, सेकेंड हाफ डेडिकेटेड टू लेडी है, फिर उसमें जो इम्पोर्टेंट सॉनेट्स हैं कि किन से ज्यादा क्वेश्चंस आ सकते हैं, वो एक आध लाइन है जहां से सवाल हमारे पूछे जाते हैं, वो सारी चीजें मैं आपको सॉनेट्स के अंदर बता दूंगी। ठीक है, डन विद दिस, होमवर्क क्लियर है सबको? यू हैव टू रिमेंबर दीज नेम्स बाय हार्ट। और आपके लिए सपोर्ट में कॉमेडीज की, क्योंकि कल हम कॉमेडी डिस्कस करेंगे, कॉमेडी के कैरेक्टर्स डिस्कस करेंगे। सो कॉमेडी एक एक सबकी दो दो पेज की समरी मैं आपके लिए अपलोड करा दूंगी मोस्ट प्रोबेबली बाय 4 o'clock। सो वो आपको क्या करना रहेगा, आज आपको वो सारी कहानियां पढ़नी रहेंगी। जी, करेक्ट एकता, बिल्कुल। सो जैसा डिस्कस कर रहे थे हम, फर्स्ट हाफ किस पे फोकस है, मेल पर्सन के ऊपर, एंड देन वी हैव डार्क लेडी। डार्क लेडी पे भी क्वेश्चन आया हुआ है, और मतलब अगर आप इसके अंदर स्टडी कर रहे हैं, वो आपको लगेगा कि अच्छा भाई बड़ा आसान सा पूछा, उन्होंने पूछा कि डार्क लेडी टर्म किसने यूज किया हुआ है, और चारों ऑथर्स दे दिए हैं। पर अगेन कुछ इजी भी आते हैं, कुछ डिफिकल्ट भी आते हैं। हमको किसके लिए प्रिपेयर रहना है, डिफिकल्ट वाले, क्योंकि इजी वाले तो सब कर लेंगे, कॉम्पिटिटिव एग्जाम राइट, नहीं भूलेंगे। सो हमको उन डिफिकल्ट वालों में औरों से बेहतर करना है। ठीक, सो बैक टू आवर होमवर्क। आप वो सारी स्टोरीज पढ़ोगे, दिमाग में याद रखने की कोशिश करोगे, और अगर कहीं पे सेव कर सको, प्रिंट आउट ले सको तो ज्यादा बेहतर होगा। जब हम डिस्कस कर रहे होंगे, यू कैन इजिली गो थ्रू दोज स्टोरीज। विशाल जी, प्ले की इम्पोर्टेंट लाइंस पे आएंगे। जैसे मैं आपको अभी बता रही हूँ कि भाई नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, हम इनके कैरेक्टर्स को जब डिस्कस कर रहे होंगे, सो इनफैक्ट अगर आई डोंट नो रिक्वायरमेंट तो नहीं है, पर अगर आपको ओरिजिनल चाहिए कि भाई मुझे सारे मेरे पास ओरिजिनल प्लेज हों, सो आई कैन शेयर दोज एज वेल। इतना डीप में पूछेंगे नहीं आपसे, पर आप बता देना अगर आप लोग को रिक्वायरमेंट होगी, मैं वो भी आपके साथ शेयर कर लूंगी, द ओरिजिनल लाइंस इन दीज प्लेस। पर मुझे कभी ऐसे दिखा नहीं सवाल कि भाई इतना ज्यादा वो डिटेल में पूछ रहे हैं, बहुत ही बेसिक लेवल पे क्वेश्चंस आए हुए हैं। so, अगेन आपको रिक्वायरमेंट होगी, आई एम लाइक रेडी टू शेयर आप सबके साथ। ठीक है, सो आई रिमूव दिस, एंड द रेस्ट पार्ट ऑफ द क्लास वी विल फोकस ऑन कॉमेडीज। थोड़ा सा आपको बता दूं कि भाई कौन कौन से मेजर एरियाज हैं जो विलियम शेक्सपियर कवर करते हैं अपने कॉमेडीज के अंदर, और कल फिर हम इनके कैरेक्टर्स डिस्कस करेंगे। जी ज्योति, मैं आपको बता रही हूँ मोस्ट प्रोबेबली अगर इस वाले वीक की क्लासेस हो गई हमारी, तो हमारे शेक्सपियर के चारों सेक्शंस हो जाने चाहिए कवर। जी विशाल, इम्पोर्टेंट वाले डायलॉग्स आते हैं, सो वो स्टोरी बाय स्टोरी लेके चल सकते हैं। मैं इम्पोर्टेंट लाइंस भी ऐड करवा दूंगी, जो समरी है उसके साथ साथ इम्पोर्टेंट लाइंस भी, तो वो भी हम कवर कर लेंगे कि भाई ये वाली लाइन किसने बोली थी एग्जैक्टली, ये वाले क्वेश्चंस आ सकते हैं कि विद दिस डायलॉग बाय विच कैरेक्टर। सो करेक्ट है, हम उसको कर लेंगे कवर।
ठीक है, सो अब स्टार्ट करते हैं हम किससे? शेक्सपियर की कॉमेडी के डिफरेंट एस्पेक्ट से। ठीक, सो अब जी विशाल, करेक्ट है। ठीक है, हम कर लेंगे। सो कॉमेडीज में अगर हम डिस्कस करें इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स या इम्पॉर्टेंट फीचर्स की बात होती है कि कॉमेडी सबने लिखी है, वी हैव ग्रीक कॉमेडीज, वी हैव अदर कॉमेडीज, पर जो शेक्सपियरियन कॉमेडीज हैं, जो कॉमेडीज शेक्सपियर ने लिखी हैं, उसके क्या इम्पॉर्टेंट फीचर्स होते हैं या कौन से ऐसे डोमेन हैं विच आर इंटीग्रल पार्ट ऑफ ऑल दीज कॉमेडीज। एक वो कॉमन चीज क्या है जो आपको हर कॉमेडी के अंदर मिलेगी। अगर आपसे पूछा जाए द फर्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो आपके दिमाग में आएगी, दैट विल बी मैरिज, दैट विल बी लव, कि भाई लव तो होगा ही होगा, तय है, क्योंकि उनकी जितनी कॉमेडीज है, ऑल दी कॉमेडीज दे आर रोमांटिक कॉमेडीज, एक तरीके से हम उसको कैरेक्टराइज कर सकते हैं, पर बिल्कुल प्योर एकदम रोमांटिक भी नहीं है। देयर इज ट्विस्ट एंड टर्न एंड डिफरेंट प्लॉट्स इन दीज स्टोरीज। कभी भी ऐसे नहीं होता कि भाई स्मूथ चल रहा है, एंड ऑब्वियसली पीपल विल नॉट एंजॉय। जो प्लेज लिखे गए थे, ये जो सारे प्लेज लिखे गए थे, वर एक्चुअली परफॉर्म्ड इन फ्रंट ऑफ द ऑडियंस। सो अगर एक मोनोटोनस सा हो जाएगा, एक रूटीन जैसा हो जाएगा, प्रिडिक्टेबल होगा, ऑब्वियसली ऑडियंस विल नॉट एंजॉय। उसी परस्पेक्टिव से व्हेन शेक्सपियर वाज राइटिंग दीज प्लेज, उनका ऑब्जेक्टिव क्या था? देयर शुड बी ट्विस्ट एंड टर्न्स एंड देयर शुड बी प्लॉट्स। और मिस्टेकन आइडेंटिटी इंपॉर्टेंट फीचर है कि कई बार ऐसा होता है कि ओके, एक पर्सन है लेकिन उसको हम दूसरा पर्सन समझते हैं। इनफैक्ट अगर आप में से कोई बताना चाहे, देयर इज वन ऑफ द कॉमेडी जहां पे एक फीमेल पर्सन को मेल पर्सन समझा गया था। आई एम टॉकिंग अबाउट वन ऑफ द स्टोरीज जहां पे देयर आर ट्विंस, फीमेल ट्विंस, और एक कैरेक्टर को जो कि फीमेल होती है पर उसको मेल समझा गया था। सो एनीबडी वांट टू गिव मी द आंसर? ठीक, सो इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स या एस्पेक्ट्स रिलेटेड टू शेक्सपियर्स कॉमेडीज। पहला पॉइंट हम इसमें क्या नोट डाउन कर सकते हैं? दैट देयर आर यंग लवर्स एंड दे आर स्ट्रगलिंग टू ओवरकम द ऑब्स्टिकल्स। Young lovers struggling overcome obstacles. ओके, करेक्ट है। सबने पढ़ा हुआ है। हैप्पी टू सी द आंसर्स। जी, एंड व्हाट्स द सिस्टर्स नेम? ज्योति करेक्ट बता रहे हो, विशाल करेक्ट बता रहे हो। जी, और ट्वेल्थ नाइट आप सबने सही बताया। एंड सदफ आपने तो पढ़ा ही हुआ है, सो ऑब्वियसली आपके एंड पे मिस्टेक नहीं एक्सपेक्टेड है। सबने करेक्ट बताया जी, करेक्ट। और सिस्टर का नाम भी अगर बता सकें, द अदर सिस्टर्स नेम। वन ऑफ द फीचर्स एज आई रोट डाउन, जो एक बहुत कॉमन सी चीज सारे कॉमेडी में देखने को मिलती है, वो क्या है? यंग लवर्स स्ट्रगलिंग टू ओवरकम द ऑब्स्टिकल्स। कभी भी ऐसे नहीं होता कि ओके द एक्स इज लविंग वाई एंड वाई इज इजिली अवेलेबल फॉर एक्स। नहीं होगा। जैसे ऑल वेल दैट एंड वेल में क्या होता है कि ओके, the female character wants the male character, but the male character doesn't want to go in a relationship with the female characters. नाम यूजुअली मैं अभी नहीं ले रही हूँ क्योंकि आप कंफ्यूज ना हो। जी ज्योति, करेक्ट है। ये प्लॉट चल रहा है, फिर उसमें क्या होता है, स्टोरी के अंदर ट्विस्ट एंड टर्न्स आते हैं। आप देखो, एक बहुत अजीब सी शर्त रखी जाती है कि अगर मेरा रिंग तुमने पहन लिया, if you will be a the you will be having my child, right? और इस सब किस केसेस में? when I will not be available for you,
इस तरीके का ट्विस्ट एंड टर्न्स एंड एवरीबॉडी विल लाइक कि भाई अब क्या करेगी वो, ये वाला आएगा एस्पेक्ट। एंड देयर इज सो मेनी, फिर वो उसके पीछे इटली जाना, उसका फ्रांस नहीं आना, एंड ऑल दोज थिंग्स। आप सबने जिन्होंने स्टोरी पढ़ी होगी आप रिलेट कर पा रहे होंगे। फिर उसमें एल्डरली, भाई अपने बेटे को नहीं पर हम उसको प्रेफर कर रहे हैं, ये सारी चीजें हो रही है, और घुमा फिरा के इतनी सारी कहानियों और पंचायतों के बाद एंड में क्या हो रहा है कि ओके भाई प्रूफ कर दिया, रिंग एक्सचेंज हो गई एंड यू आर बियरिंग द चाइल्ड, so okay fine I'll marry with you and since there is a marriage there is a happy ending। so इस तरीके की चीजें। जी, बिल्कुल ज्योति, करेक्ट बता रहे हो आप। क्या होता है यूजुअली सारी कॉमेडीज में जो कॉमन एस्पेक्ट क्या देखने को मिल रहा है कि ओके देयर आर यंग लवर्स, सो देयर इज रोमांस, बट इट्स नॉट एन इजी रोमांस। द यंग लवर्स दे आर स्ट्रगलिंग टू ओवरकम द ऑब्स्टिकल्स, बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स आएंगे रास्ते में, और उनको वो क्या कोशिश करते हैं कि लेट्स रिमूव दिस ऑब्स्टिकल्स एंड इन द एंड वी विल बी टुगेदर। ठीक है, दूसरा इंपॉर्टेंट चीज है क्या है। अच्छा, इफ आई आस्क यू, टिपिकली दीज ऑब्स्टेकल्स आर ब्रॉट अप बाय whom। इफ आई गिव यू द ऑप्शंस, ये जो ऑब्स्टिकल्स की बात हो रही है, ये ऑब्स्टिकल्स कौन लेके आते हैं। लेट्स से आई गिव यू द ऑप्शन, द एल्डरली मेंबर्स, द यंग लवर्स देमसेल्व्स, द क्लाउन्स, और relatives। Care relatives and elderlies will be the same. So you give the answers in between three. The elderly slash relatives slash guardian. Second option, the young lovers themselves. And third option, the clowns। तीनों में से कौन से लेके आते, कौन से ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो यूजुअली इन ऑब्स्टिकल्स को क्रिएट करते हैं इन दी कॉमेडीज रिटन बाय शेक्सपियर। Who are responsible for these obstacles? So usually create की जाती थी इन प्लेस के अंदर। जो बड़े होते हैं, जो दूसरी पार्टी के पेरेंट्स होते हैं या गार्जियंस होते हैं लवर्स के, यूजुअली दे एंड अप क्रिएटिंग these obstacles and the young learners they are struggling to remove these। जनरली ये होता है, राइट। और एंड में क्या होता है, सम हाउ इन द एंड दे विल बी टुगेदर, ये ऑलवेज देखने को मिलता है आपको। सेकेंड इंपॉर्टेंट फीचर्स एज वी वर डिस्कसिंग, देयर इज मिस्टेकन आइडेंटिटी। एल्डरली पर्सन, जी ज्योति सही बता रहे हो, विशाल आप बता रहे हो समटाइम्स अर्न एंड समटाइम्स लवर देमसेल्व्स। ओके, सो देयर आर स्टोरीज, जैसे मैंने ऑल्स वेल दैट एंड वेल्स की बात करी थी, इसमें एक्चुअली एक कैरेक्टर है जो दूसरे कैरेक्टर के साथ इन्वॉल्व नहीं होना चाहता। ये वाला ऑप्शन भी सही हो सकता है हमारा, और ज्यादातर केसेस में एल्डर्स या जो रिलेटिव्स हैं वही क्रिएट करते हैं। ठीक है, सेकेंड पॉइंट, मिस्टेकन आइडेंटिटी, ये आपको लगभग सब में ही मिलेगा। और यूजुअली आप देखो स्टोरीज के अंदर ट्विन्स हैं जिसमें से हम एक बंदे को दूसरा बंदा समझ लेते हैं। इस तरीके की चीजें हो रही हैं। यहाँ पे क्या हो सकता है, मिस्टेकन आइडेंटिटी के अंदर अगर आपको नोट डाउन करना हो, देयर विल बी एग्जांपल्स ऑफ मिक्स्ड अप ट्विन्स, मिक्स्ड अप ट्विन्स, ये हमें देखने को मिलता है। देन क्लेवर डिस्गाइज, मेकअप। हम कुछ और बन के मिल जा रहे हैं प्ले के अंदर एंड पीपल आर अनेबल टू रिकॉग्नाइज हु इज हु। डिस्गाइज समझते हो आगे, डिस्गाइज समझते होगे आप, है ना। क्लेवर डिस्गाइज कि आपने इस तरीके से मेकअप करा, ड्रेस अप करा, जिसकी वजह से क्या है, आप दूसरे के कैरेक्टर से सिमिलर लगने लग जाते हो। एंड देन मिस्टेकन आइडेंटिटी तो है ही है, और इट कैन बी टर्म्ड एज प्लॉट डिवाइस। प्लॉट से रिलेटेड भी हम इसको यूज कर सकते हैं कि भाई यूजुअली इनके मोस्ट यूज प्लॉट डिवाइसेस हैं। देन जेंडर मिक्सअप, ये भी है। वी हैव मेल फीमेल मिक्सअप्स।
सो जेंडर मिक्सअप भी है, ये भी काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है। और फिर थोड़ा-सा क्रेडिट हम सिचुएशंस को भी दे सकते हैं। देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ सिचुएशंस, कॉमिकल एंड मिसअंडरस्टैंडिंग सिचुएशंस। कॉमिकल सिचुएशंस, मिसअंडरस्टैंडिंग। राइट। सो ये वाली चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। Okay, so I have a question. जो प्ले होता था, here we are not talking about the written stuff. Here I am talking about the actual plays. वो जो स्टेज के ऊपर प्ले इनैक्ट होता था, who used to like perform all the roles? A option, all roles were performed by males. Option B, all roles were performed by females. Option C, both male and female. And option 4, all roles by Shakespeare himself. जी, थोड़ा अलग हटके क्वेश्चन है. So if we are talking about performance of plays on the stage, क्या होता था? All the roles were performed by male persons. All the roles were performed by female persons. All the roles are performed by both male and female. So let's male characters by male, female characters by female. And D, all roles were performed by Shakespeare himself. जी. So let's see आपको ये पता है या नहीं पता. जी ज्योति, करेक्ट. सो आपने इस चीज की एनालिसिस की हुई है, करेक्ट. सो उस समय की बात है, लाइक दैट टाइम्स एंड दैट टू वी आर डीलिंग विथ कॉमेडीज. सो वो जो इफेक्ट होता था कॉमेडी का, या जो वो फन होता था, या जो वो क्लाउन होते थे, सारे रोल्स को परफॉर्म करना, तो सिर्फ फ्रिक्वेंटली, इट्स नॉट लाइक 100%, बट फ्रिक्वेंटली एंड मोस्ट ऑफ द टाइम all the roles were played by the male persons only. So female के characters भी usually उस टाइम कौन प्ले कर रहे होते थे? मेल ही कर रहे होते. So एक ये अलग से आप चाहो तो याद रख सकते हो. ठीक. तीसरा पॉइंट हम इसमें डिस्कस कर लेते हैं. सो मिस्टेकन आइडेंटिटी, ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है. अगर क्वेश्चन आए कि किसके प्ले का इंपॉर्टेंट डिवाइस है मिस्टेकन आइडेंटिटी, आर आंसर विल बी शेक्सपियर. ठीक है. देन वी हैव क्लेवर प्लॉट ट्विस्ट्स. क्लेवर प्लॉट ट्विस्ट्स. प्लॉट ट्विस्ट बहुत अच्छे से मिलता है. सो मल्टीपल प्लॉट लाइंस चलते थे. सो वन ट्रैक स्टोरी नहीं, अलग अलग कहानियां साइड बाय साइड चल रही होती थी. मल्टीपल प्लॉट लाइंस कह सकते हो आप. सो एक कहानी और आपस में इंटरचेंज, एंड देन उनकी पोजीशनिंग चेंज एंड ऑल चीज होती रहती थी. एंड यूजुअली ऑडियंस गेस कर रहे होते थे what will happen next. सो ये इसका अच्छा यूटिलाइज करा शेक्सपियर ने. इन्होंने ऐसे प्लॉट बनाए वेयर इन द ऑडियंसेस आर लेफ्ट विथ गेसिंग व्हाट विल हैपन नेक्स्ट. सो और अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट्स, अनएक्सपेक्टेड सो आप सोच भी नहीं सकते हो और ऐसी चीज हो जाती है. इसको क्या कहेंगे? अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट्स. और लेकिन वी हैव टू रिमेंबर हैप्पी एंडिंग्स. लास्ट में हमेशा क्या होगा? वी विल हैव हैप्पी एंडिंग्स इन द एंड. सो सारी चीजें चल रही हैं, कैरेक्टर्स आपस में इन्वॉल्व है, इंटरवीन्ड हो रहे हैं, डिस्कशंस हो रहे हैं, सारी चीजें हो रही हैं. बट इन द एंड स्ट्रेट आउट क्या हो जाएगा? देयर विल बी हैप्पी एंडिंग इन द एंड. थोड़ा सा हम इस पे फिगर ऑफ स्पीच की भी बात कर सकते हैं.
So what type of figure of speech is usually seen in Shakespeare's work? आप बताना चाहें. Figure of speech आप जानते होंगे. So there are many figure of speeches. We have alliteration, we have anaphora, hyperbole, personification, simile, metaphor, antithesis है, oxymoron, irony, pun, onomatopoeia, सारी चीजें हैं. So you want to highlight यूजुअली किस तरीके के फिगर ऑफ स्पीचेस आपको शेक्सपियर के वर्क स्पेशली इन कॉमेडीज देखने को मिलते हैं. सो वी हैव टू रिमेंबर वी आर टॉकिंग अबाउट कॉमेडी एंड वी आर टॉकिंग अबाउट ह्यूमर, है ना. वीरता बहादुरी की कविताएं नहीं हैं. वी आर टॉकिंग अबाउट प्लेज एंड वी आर टॉकिंग अबाउट कॉमेडीज एंड कॉमेडीज इन्वॉल्व ह्यूमर. सो कौन सा फिगर ऑफ स्पीच, which type of figure of speech we will find in Shakespeare's work? So he was master of word. ये आपको पता है. इंग्लिश वोकैबुलरी के लिए काफी हद तक हम क्रेडिट किसको देते हैं? शेक्सपियर को देते हैं कि उन्होंने बहुत सारे वर्ड्स क्रिएट करे, इन्वेंट करे एंड वी आर यूजिंग दोज वर्ड्स, इवन वी आर यूजिंग दोज प्रोवर्ब्स एंड इडियम्स एंड अदर थिंग्स. ओके, ज्योति आप बता रहे हो मेटाफर एंड हाइपरबोल होता है. ओके, व्हाट एल्स? सो वी आर डीलिंग विथ वर्ड प्लेस. सो बिल्कुल आएगा मेटाफर वेयर इन द इम्पैक्ट इज ऑफ एडजेक्टिव एंड हाइपरबोल जहाँ पे आप किसी चीज को बहुत ही ज्यादा एग्जैजरेट करके बढ़ा चढ़ा के बताते हो. ठीक है, सही बता रहे हो आप. सो अगर आप वैसे देखो, सो आयरनी इज देयर, pun is there, and since right now we are discussing with comedies, थोड़ा सा फोकस किसके ऊपर हो जाता है? पन के ऊपर हो जाता है. पन. So when we play with words to have some sort of humorous effect. पन क्या होता है? अगर आप पन की डेफिनेशन देखो, डिक्शनरी मीनिंग देखो, so pun is play with words for humorous effect. अब अगर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट्स की, ऑडियंस के गैस की, सो ऐसे वर्ड्स लिखे जा रहे हैं विल बी हैविंग एम्बिगुअस मीनिंग, मतलब एक मीनिंग निकल के नहीं आ रहा होगा. और तभी तो आपको मजा आता है जब जैसे आप प्लेन सिंपल एक लाइन सुनो और एक्सपेक्टेड सा आपको मिल जाए सुनने को और आपको लगता है भाई ठीक है, इट्स ओके, मतलब नॉर्मल सी बात है. पर कभी आप किसी से कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते और वो एक लाइन बोलती है और उसके दो तीन मतलब निकल के आता है, आप लाइक ओ वाओ, मतलब क्या बोल दिया उसने, है ना. सो उस तरीके का इफेक्ट होता था शेक्सपियर के वर्क में. सो फोर्थ पॉइंट हम क्या लिख सकते हैं? यूज ऑफ पन्स. काफी ज्यादा उन्होंने इस्तेमाल करा था. सो यूज ऑफ पन्स. और इसके लिए आप चाहें तो कीवर्ड्स क्या लिख सकते हैं? मास्टर ऑफ वर्ड प्लेस, मास्टर ऑफ वर्ड प्लेस, और पन्स और गेम्स ये सारे उनके वर्क के अंदर देखने को मिलते हैं. एंड टर्म ये जो होते थे वर्ड प्लेस, दे आर समटाइम्स सिली. एक टर्म यूज होता है बाउडी, यानी थोड़ा सा ल्यूड, कहते हैं ना जैसे थोड़ा सा अलग हटके. देन वी कैन यूज द टर्म क्लेवर. ऑब्वियसली ट्विस्ट एंड टर्न्स की बात हो रही है, सो क्लेवर यूज ऑफ वर्ड्स. देन एंड ऑब्वियसली जोक्स. देन और क्लाउन आपको मिलेगा प्लेस के अंदर. देन स्टॉक कैरेक्टर्स, सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट क्लाउन, सो हम उसको एक कैटेगरी में डाल सकते हैं, स्टॉक कैरेक्टर्स. स्टॉक कैरेक्टर्स के अंदर सिंस क्लासिकल राइटर्स की बात हो रही है, सो स्टॉक कैरेक्टर्स बहुत सारा यूज होता है. सो इसके एग्जांपल में हम लिख सकते हैं यंग कपल्स रहेंगे. We will always have young couples. Then there's a fool. स्टोरी के अंदर एक फूल मिलेगा आपको. देन सर्वेंट एंड दैट टू क्लेवर सर्वेंट.
क्लेवर, सर्वेंट, फिर एक आध बार हमें कोई ना कोई ड्रंक भी मिला है। पीपल हु आर ड्रंक, राइट। सो ये सारे आपके स्टॉक कैरेक्टर्स के अंदर आ जाते हैं। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, हैप्पी एंडिंग्स। So all Shakespearean comedies, they deal with ending happily, है ना? हमेशा। सो एक शादी होगी और या एटलीस्ट डिसाइड ही हो जाएगा, है ना? So a marriage, two marriage, many marriages, और मॉरल ऑफ द स्टोरी हो जाता है कि लव ऑलवेज विंस। So some important characteristics or features of Shakespearean comedies. So we have young lovers, we have obstacles, we have mistaken identity, plot twists, puns, different characters and happy endings. ये याद रखिएगा important keywords related to Shakespeare's work. सो कॉमेडीज के नाम अगेन आप याद रखेंगे, कॉमेडी की स्टोरीज आप पढ़ के आएंगे एंड देन हम डिस्कस करेंगे इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स। सो आई हैव सम क्वेश्चंस विथ मी। छोटा सा एक टेस्ट ले ले एंड देन वी विल डिस्कस फिगर ऑफ स्पीच फॉर 30 मिनट्स। कुछ इंपॉर्टेंट फिगर ऑफ स्पीच डिस्कस कर लेंगे, ठीक है? So I have some questions related to Shakespeare only. Let's see if you are having the answers or not. So first question, which century is related with Shakespeare? In which century Shakespeare was active as playwright? In which century Shakespeare was active as playwright? 15th century, 16th century, 17th century, B and C. So answers बताना चाहें? First question, in which century Shakespeare was active as playwright? कौन सी century में? So 10 minutes questions discuss कर लेते हैं, then we will discuss some important figure of speeches. So try करें, आंसर बताने की कोशिश करिए। इस क्वेश्चन का क्या आंसर देंगे आप? 15th सेंचुरी, 16th सेंचुरी, 17th सेंचुरी या डी ऑप्शन 16 एंड 17th सेंचुरी?
ओके, ज्योति का आंसर आया है। ओके, ज्योति चेंज कर लिया आपने। सो लेट्स सी, और लोग बताएं। एकता, विशाल, सदफ। ओके, श्योर है आप? बिल्कुल ईयर पे मत जाइए। सेंचुरी को किस तरीके से हम नंबर देते हैं, थोड़ा सा सोच के। सो आप उनके बर्थ पे जा रहे हो, थोड़ा सा आप ध्यान दो। सो अभी जो साल चल रहे हैं, हम क्या कहते हैं, कौन सी सेंचुरी चल रही है अभी? तो यहाँ पे थोड़ा सा कॉमन सेंस भी है। आपको स्ट्रेट उसका डेट ऑफ बर्थ एंड ईयर ऑफ बर्थ एंड ईयर ऑफ डेथ पे नहीं जाना। थोड़ा सा आप लिंक करिए कि हाउ वी गिव नंबर्स टू आवर सेंचुरीज एंड देन अकॉर्डिंगली गिव योर आंसर। सो ज्योति आप सही हो। सदव, विशाल दोबारा सोचिए। सो अभी आप क्या कहते हो, कौन सी सेंचुरी चल रही है? वी ऑलवेज से 21st सेंचुरी, पर क्या हम एक्चुअली में 2118 लिखते हैं? हमारा कौन सा साल चल रहा है? 2019 है। जी, करेक्ट ज्योति, करेक्ट। सही बता रहे हो आप। सो एक मैं आपको थोड़ा सा लिटरेचर से अलग हट के बता रही हूँ। अभी जैसे आपका जो अभी साल चल रहा है, ये क्या है? 2019। पर जब आप इसको लिखते हो तो आप इसको क्या कहते हो? आप इसको कहते हो कौन सी सेंचुरी चल रही है? 21st सेंचुरी। सो जो भी ईयर होता है, उसके एक आगे का आपको मानना पड़ता है कि वो हम सेंचुरी के टर्म पे यूज करते हैं। सो ही वॉज born in 15, he was died in 16। सो आपके लिए वो एक्चुअली सेंचुरी कौन सी हो जाएगी? 16 और 17। और कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? डी, 16 सेंचुरी बर्थ वाली सेंचुरी हो जाएगी, 17 सेंचुरी डेथ वाली सेंचुरी हो जाएगी, और दोनों में ही उनका एक काम है। एंड दैट्स वाई आपके पास ये डी वाला ऑप्शन था, बी एंड सी। होपफुली आप समझ रहे होगे मेरा क्वेश्चन। देखने में बहुत सिंपल है, पर इसमें सिली मिस्टेक हो जाएगा क्योंकि हम ये वाला एस्पेक्ट भूल जाएंगे, है ना? तो ध्यान रखिएगा इस तरीके से। सेंचुरी वाले जितने क्वेश्चंस आएंगे, आपको ध्यान देना होगा कि जो ईयर है उसका एक अगले वाले को हम सेंचुरी कंसिडर करते हैं, नेक्स्ट डेट को। अगला क्वेश्चन देखें, सेकेंड वन। शेक्सपियर इज रिलेटेड विथ विच म्यूजिकल पीरियड? दिस इज सिंपल वन, ये आपको आता होगा। शेक्सपियर इज रिलेटेड विथ विच म्यूजिकल पीरियड? So we have medieval, we have Renaissance, ये लास्ट क्लास में हमने डिस्कस भी करा था। We have Baroque and we have classical. So Shakespeare is related with which musical period? And this is simple question. ये आसान है, ये सबको आना चाहिए। प्लेन है, डायरेक्ट है, सिंपल है, नो ट्विस्ट। Shakespeare is related with which musical period? जी, विशाल करेक्ट, ज्योति करेक्ट। तो मैंने कहा ये सबको पता है ना?
एलिजाबेथन एरा एंड रेनेसेंस, ये सबको क्लियर होगा। जी अर्चना। ओके, अर्चना भी है हमारे साथ। ठीक है, करेक्ट अर्चना। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। शेक्सपियर वॉज राइटर बट ऑल्सो, राइटर के अलावा क्या थे? पोएट, एक्टर, बिजनेसमैन, ए एंड बी, ए बी एंड सी। सो इसमें एक मैंने ज्यादा ऑप्शन बना दिया है। जी, गुड आफ्टरनून अर्चना। ई ऑप्शंस है, पर आप सही बताइएगा सही वाला कौन सा आंसर है। सो शेक्सपियर वॉज राइटिंग प्लेस, वी डिस्कस्ड, वी नो। सो ही वॉज राइटर, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। बट ही वॉज ऑल्सो, राइटर के अलावा और क्या? ही वॉज पोएट, यस और नो। ही वॉज एक्टर, यस और नो। ही वॉज बिजनेसमैन, यस और नो। और ए एंड बी यानी पोएट एंड एक्टर, ई यानी ई में ए बी एंड सी यानी पोएट एंड एक्टर एंड बिजनेसमैन। सो कौन सा ऑप्शन? ओके, अर्चना का आंसर आ रखा है। ठीक है, और देखते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 3 बताइए। अगेन यहाँ पे थोड़ा सा आपको ध्यान से आंसर देना है। ओके विशाल, आप डी बता रहे हो जिसमें ए एंड बी लिखा हुआ है। ओके, और देखते हैं और क्या बता रहे हैं। ज्योति आप बता रहे हो डी। ओके, आप और विशाल आपने सेम आंसर दिया है। अर्चना आप भी बता रहे हो डी। सो इस पे हमने बात की हुई है, हमने बात की हुई है राइटर, हमने बात किया हुआ है कि ओके सोनेट्स लिखा है उन्होंने, उन्होंने लॉन्ग पोएम्स लिखे हैं, उन्होंने शॉर्ट पोएम्स लिखे हुए हैं। सो ही इज पोएट, करेक्ट। एक्टर हमने डिस्कस किया हुआ है कि प्लेस के अंदर ही ऑल्सो यूज टू पार्टिसिपेट एंड इन एक्ट इन फ्रंट ऑफ द ऑडियंस। सो यस ही वॉज एक्टर। पर वो जो कंपनी एंड ऑल है, अगर आप थोड़ा सा बायोग्राफी के अंदर जाओ, ही वॉज ऑल्सो ए बिजनेसमैन। ये जो कंपनी बनी, जो प्ले इनैक्ट कर रहे थे, ही वॉज वन ऑफ द पार्टनर्स एंड पार्टिसिपेंट्स इन दैट। सो मॉनेटरी वाइज भी शेक्सपियर का इन्वॉल्वमेंट था। सो ध्यान रखेंगे ई, ए बी एंड सी, राइट। सो पोएट भी, एक्टर भी और बिजनेसमैन भी। He was. And writer, obviously, we know कि he was writers. So ये एक इंटरेस्टिंग है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। Which word was not coined बाय शेक्सपियर? सो अभी मैं बिल्कुल बेसिक वाले क्वेश्चन पूछ रही हूँ, अभी वर्क के अंदर का नहीं पूछ रही हूँ। वर्क के अंदर का जब हम डिस्कस कर लेंगे एंड देन आई आस्क दोस क्वेश्चंस। ये बहुत ही बेसिक लेवल के क्वेश्चंस हैं। सो विच वर्ड वाज नॉट कॉइन्ड बाय शेक्सपियर? ऑप्शंस: आईबॉल, ज़ैनी, जॉयस, स्कफल एंड बर्थ प्लेस। जी विशाल, सो आप समझ गए ग्लोब थिएटर? जी। So he was also a businessman. Correct. So which word was not coined by Shakespeare? Eyeball, zany, joyous, scuffle, birthplace. So ये थोड़ी सी vocabulary आ गई लिटरेचर के अंदर।
तो इनमें से शेक्सपियर को जैसे हमने डिस्कस करा था, उनको क्रेडिट जाता है इंग्लिश वोकैबुलरी में काफी बहुत अच्छे लेवल तक योगदान देने के लिए, सो ही इज वेल नोन फॉर दैट। बट आई एम आस्किंग विच वर्ड वाज नॉट कॉइन्ड बाय हिम। कौन सा वर्ड शेक्सपियर की तरफ से नहीं दिया हुआ है? सो ऑब्वियसली इन पांच में से चार हैं शेक्सपियर के और एक नहीं है। आपको वो वाला बताना है जो नहीं है। जी। सो ओके, ज्योति का आंसर आ रखा है। ओके, वेट करते हैं और लोग का। ओके, सो आंसर आ गया। सो सदफ आप ए कह रहे हो और आप ज्योति आपने बी कहा हुआ है। सो ठीक है, थोड़ा सा मेरे ख्याल से हमने गेस करा होगा। यहाँ पे जो हमारा सही वर्ड है वो है जॉयस। ये वाला वर्ड शेक्सपियर की तरफ से नहीं है, बाकी सारे उनके वर्क के अंदर के टर्म्स हैं। आईबॉल, जैनी, स्कफल एंड बर्थ प्लेस। सो ऑल दीज फोर को आप याद रख सकते हो। ऑल दीज फोर वर्ड्स दे वर कॉइन्ड बाय शेक्सपियर, है ना। सो फिफ्थ वन, आज हमने बात करी है थोड़ी सी इसके बारे में। सो लेट्स सी आपको याद है कि नहीं याद है। फिफ्थ क्वेश्चन, विच कैरेक्टर्स सिंग इन शेक्सपियर्स प्लेस? बहुत सारे कैरेक्टर्स होते हैं। सो मैंने हल्का फुल्का डिस्कस करा है, मे बी एक बार बोला हो। तो देखते हैं आपको याद है कि नहीं याद है। किंग्स एंड क्वींस, सर्वेंट्स, क्लाउन्स, फूल्स, फेरीज एंड नोबल मैन। ओके, ठीक। सो ज्योति का आंसर आ रखा है हमारे पास। और लोग बताइए जल्दी से। ओके विशाल और सदफ जी, सबने करेक्ट आंसर दिया है। सर्वेंट्स, क्लाउन्स एंड फूल्स। सो वो जो कम इम्पोर्टेंस वाले कैरेक्टर्स होते थे, दे वर नॉट प्लेइंग मेजर रोल्स इन द प्लेज और इन द स्टोरी। दे यूज टू सिंग द सॉन्ग्स इन शेक्सपियर्स प्लेज। सो सर्वेंट, क्लाउन्स, फूल्स या फिर जो माइनर कैरेक्टर्स होते थे, वो गाने गाने के वो सिंग करते थे। सो ये एक बताइए थोड़ा सा अगर आपको आइडिया हो, जब हम एलिजाबेथ एज की बात कर रहे हैं, इंग्लैंड की और एलिजाबेथ एज की, सो वो कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जिसको क्रेडिट दिया जाता है कि दैट इंस्ट्रूमेंट व्हेन प्लेड इट कैन कन्वर्ट पीपल इमोशनल स्टेटस फ्रॉम सैडनेस टू हैप्पी, और दे कैन
हाईलाइट पीपल अटेंशन टुवर्ड्स आर्ट। कौन से इंस्ट्रूमेंट पे फोकस किया जाता था कि दैट इंस्ट्रूमेंट कैन चेंज पीपल्स इमोशनल स्टेट। सो तीनों में से कौन सा आंसर आपको लग रहा है? सो वी हैव ओबीज, वी हैव ट्रम्पेट्स, वी हैव वायल्स, जिसको आज हम क्या कहते हैं? वायलिन कहते हैं। पहले कहते थे वायल्स, नाउ वी कॉल इट वायलिन्स। सो कौन से इंस्ट्रूमेंट को क्रेडिट जाता है? नहीं, नो गेस वर्क। ठीक है। सो क्रेडिट किसको जाता है? वायल्स, जिसको हम आज के टाइम में क्या कहते हैं? वायलिन कहते हैं। सो दीज वर सम क्वेश्चंस। ठीक है। अब थोड़े से हम क्या डिस्कस कर लेते हैं? फिगर ऑफ स्पीच। Okay, so the next segment is figure of speech. Okay. सो एलिट्रेशन मेरे ख्याल से सबको पता होगा। द सिंपलेस्ट फिगर ऑफ स्पीच इज एलिट्रेशन। कोई एग्जांपल आप में से देना चाहे एलिट्रेशन का? सो इट्स वेरी बेसिक फिगर ऑफ स्पीच। आई एम नॉट एक्सप्लेनिंग व्हाट एलिट्रेशन इज, आई जस्ट वांट यू टू गिव मी वन एग्जांपल ऑफ एलिट्रेशन। कोई भी एक एग्जांपल। सो ये ऑब्वियसली आपको पता होगा। फिगर ऑफ स्पीच की शुरुआत इसी से यूजुअली की जाती है। इज द easiest one, easy to recognize in a poem or in a write up. So any example of alliteration? So बहुत सारे फिगर ऑफ स्पीच हैं। हम हर क्लास के अंदर दो चार डिस्कस करते चलेंगे सो दैट आपके वो तैयार हो जाए फिगर ऑफ स्पीच। सो फर्स्ट वन वी हैव alliteration. So alliteration is repetition of an initial consonant sound. Okay, do we have understanding of phoneme? Phoneme समझते हैं हम? So how many phonemes do we have in English language? How many vowels do we have? How many consonants do we have? And if you are talking about sounds, what is the bifurcation of vowels and consonants? Do we have clarity? मैंने आपसे पूछा डू वी हैव द क्लैरिटी ऑफ व्हाट इज
ए फोनेम और व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय फोनेम? ओके, हमारे पास एग्जाम्पल है एलिट्रेशन का, अ लोड ऑफ लर्निंग लंबरिंग इन हिज हेड। जी, पीटर पिकल वाला। ओके, ठीक है अर्चना। सो अर्चना ने हिंट दिया है, करेक्ट है। सो पीटर पाकर पिक्ड ए पैक ऑफ पिकल्ड पेपर्स। जी अर्चना, करेक्ट है, पीटर पिकल वाला। फिर एक आपका एस वाला है, शी सेल्स सी शेल्स ऑन द सी शोर। देन किम्स किड kept kicking like a crazy। सो हर जगह आपको क्या है, कॉन्सोनेंट का एक साउंड है जो वर्ड के शुरू में आता है, और ज्यादातर वर्ड्स में हमें वो वाला साउंड सुनने को मिलता है। सो सिंपल एलिट्रेशन है, इजी टू रिकॉग्नाइज। आपको सिर्फ क्या देखना है कि बार बार वही वाला साउंड हमें हर वर्ड में दिख रहा होगा, एटलीस्ट 3-4 वर्ड्स ऐसे होने चाहिए। सो कि माई क्वेश्चन वॉज, डू वी हैव अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट इज फोनेम? जी, फोनेम कोई बताना चाहे? और हाउ मेनी फोनेम्स डू वी हैव? व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय फोनेम? देन हाउ मेनी वी हैव? हाउ मेनी वॉवल्स, कॉन्सोनेंट्स? है सबकी क्लैरिटी? So anybody want to answer? और उनका रेशियो क्या है, वॉवल का कॉन्सोनेंट्स का? हो सकता है बेसिक लेवल पे ये भी आपसे पूछ लिया जाए कि भाई जी, ज्योति करेक्ट बता रहे हैं आप, 20 एंड 24 वॉवल साउंड एंड कॉन्सोनेंट साउंड। सो ज्योति ने करेक्ट बताया हमें। फोनेम की जब हम बात कर रहे हैं, फोनेम्स क्या होते हैं? दे आर बेसिक साउंड इन ए लैंग्वेज। सो लैंग्वेज के अंदर के जो बेसिक साउंड्स हैं, जैसे मान लीजिए जो आपका ए बी सी डी, ये लेटर्स हो गए, प्लस ए बी सी डी के अलावा आप ये ऐसे च, छ, फ, ये वाली भी आवाजें लिख रहे होते हो। सो ये जो छोटी छोटी आवाजें हैं, बेसिक साउंड्स इन अ लैंग्वेज, दीज आर टर्म्ड एज फोनेम्स। कितने फोनेम्स इंग्लिश लैंग्वेज में हैं? वी हैव 44 फोनेम्स इन इंग्लिश लैंग्वेज। याद रखिएगा कितने हैं? 44। सो वैसे आपको पता है जब आप लेटर्स की बात करते हो या अल्फाबेट की बात करते हो, सो वहां पे कितने वॉवल्स हो जाते हैं आपके? 5। और बाकी के कितने हो जाते हैं? कॉन्सोनेंट्स हो जाते हैं। पर जब हम साउंड की बात कर रहे हैं और फोनेम की बात कर रहे होंगे, याद रखिएगा। जी अर्चना, बिल्कुल यूपीपीआरटी में भी क्वेश्चन आया था, करेक्ट। सो साउंड की जब बात हो रही होगी, क्या याद रखेंगे? 20 एंड 24 वॉवल्स और कॉन्सोनेंट्स 24। ये बाइफिकेशन किसके बेसिस पे है? साउंड के बेसिस पे। और ये वाला जो बाइफिकेशन है, ये है लेटर्स के बेसिस पे। अल्फाबेट में कितने लेटर्स हैं इंग्लिश अल्फाबेट में, और उसमें से हमारे 5 वॉवल्स हैं। हमारे साउंड्स में कितने हैं? वी हैव 44 फोनेम्स, एंड दीज 44 फोनेम और साउंड्स, दे आर बाइफिकेटेड इनटू 20 वॉवल साउंड्स एंड 24 कॉन्सोनेंट साउंड्स। जी, ये याद रखिएगा। मुझे एक्चुअली कॉन्सोनेंट था, उससे मुझे ये याद आ गया था। सो ये याद रखिएगा। और सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट फोनेम्स, मॉर्फीम, मॉर्फीम्स क्या होते हैं? स्मॉलेस्ट,
मीनिंगफुल यूनिट इन ए लैंग्वेज। मॉर्फीम्स, ये फोनेम और मॉर्फीम एक साथ टर्म यूज होते हैं। सो फोनेम हो गया साउंड और मॉर्फीम हो गया वो छोटा वाला वर्ड जिसका मतलब निकल के आ रहा होगा। सो स्मॉलेस्ट, यानी अब उसको आप और बाइफिकेट नहीं कर सकते, है ना। सो ध्यान दीजिएगा, मॉर्फीम में पहली बार मीनिंग आता है, मीनिंग, और फोनेम में क्या बात हो रही है, साउंड की बात हो रही है। तो ध्यान रखिएगा जहां पे मीनिंग है। जैसे मान लीजिए आपके क्वेश्चन में सिर्फ ये लिखा हो, तो ये क्या हो गया, स की आवाज हो गई, साउंड हो गया, ये हो जाएगा फोनेम। पर अगर यही एस लिखा हुआ हो आपके कैट के साथ, तो अब बताइए, इन दिस एस इज फोनेम और मॉर्फीम। जब अलग से एस लिखा हुआ है ये सिर्फ एक साउंड है एंड दिस इज फोनेम, कोई डाउट नहीं। बट जब कैट के साथ एस लिखा हुआ है, ये एस जो है ये फोनेम है या फिर मॉर्फीम है? जी कोई बताना चाहे, कैट के साथ वाला एस, दिस इज फोनेम और मॉर्फीम? कोई बताना चाहे? सो अगर ये एस नहीं होता, हम क्या लिखते, कैट, यानी कितनी कैट, एक कैट। अब जब कैट के साथ एस है तो हमें पता लग रहा है कितने कैट, एक से ज्यादा कैट। सो इस एस की वजह से हमें पता चल रहा है कि ये कितनी है, एक से ज्यादा बिल्लियां हैं। इस वजह से ये एस क्या हो जाएगा, मॉर्फीम हो जाएगा। एक और एग्जांपल देखते हैं। अगर ऐसे लिखा है कैट्स, अब ये जो एस है ये अगेन मॉर्फीम है, क्योंकि ये आपको क्या बता रहा है, कैट का। अगर मान लीजिए लिखा हो कैट्स पिलो, तो कैट का पिलो, दिस एस इज प्रोवाइडिंग दिस मीनिंग। जहां भी मीनिंग आ जाए वो क्या हो जाएगा, मॉर्फीम हो जाएगा। तो ये थोड़ा मैंने आपको टेक्निकल बता दिया, मैं बहुत सिंपल में आपको बता देती हूँ। मान लीजिए लिखा हुआ है rewritten, write, rewrite, and we have writing. So which one is morpheme? In this given options, I've given you four words. I have given you rewritten, I have given you write, I have given you rewrite, and I have written here writing. इन चारों में से कौन सा morpheme है? Identify the morpheme in the given options. बताइए. Identify the morpheme in the given option. So इनमें से कौन सा मॉर्फीम है? जी आंसर्स। सो रीरिटन, राइट, रीराइट एंड राइटिंग। और आपके लिए हिंट है, डेफिनेशन लिखी हुई है। सो स्मॉलेस्ट मीनिंगफुल यूनिट इन अ लैंग्वेज। स्मॉलेस्ट यानी सबसे छोटा, यानी उसको और ब्रेक नहीं कर सकते। अर्चना दोबारा सोचिए, स्मॉलेस्ट सबसे छोटे वाला, जिसको आप और ब्रेक नहीं कर सकते। स्मॉलेस्ट का ये मतलब होता है, सो स्मॉल, स्मॉलर एंड स्मॉलेस्ट। सो जो सबसे छोटे वाला हो। सो के विशाल बता रहे हो थर्ड। थोड़ा और सोचिए, मैंने आपको हिंट दिया हुआ है यहाँ पे। स्मॉलेस्ट मीनिंगफुल यूनिट इन अ लैंग्वेज।
सो यहाँ पे जो ओरिजिनल वर्ड है, ओरिजिनल वर्ड क्या है? राइट। राइट से क्या बना है? रीराइट। रीराइट से क्या बना है? रीरिटन। और राइट का ही फॉर्म है राइटिंग। ध्यान दीजिएगा। सो जो सबसे छोटे वाला वर्ड है जिसको आप और ब्रेक नहीं कर सकते, वो कौन सा है यहाँ पे? वी हैव राइट। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या होगा? राइट। ध्यान रखिएगा मॉर्फीम के लिए स्मॉलेस्ट मीनिंगफुल यूनिट। अब इसका बाइफिकेशन भी मैं आपको बता देती हूँ। सपोज इसको लेते हैं। अब ये जो हमारे मॉर्फीम है, दो तरीके के होते हैं। वी हैव फ्री मॉर्फीम एंड वी हैव बाउंड मॉर्फीम। जी, राइट अर्चना, विशाल टू करेक्ट बता रहे हैं। सो मॉर्फीम कितने तरीके के हो गए? वी हैव टू टाइप्स ऑफ मॉर्फीम्स, फ्री मॉर्फीम एंड बाउंड मॉर्फीम। फ्री कैन stand alone, bound cannot stand alone. So bound morpheme अकेले stand नहीं कर सकते. अब now in this example, इसमें जो अकेले stand कर सकता है वो कौन सा है? written. So written क्या हो गया हमारा? फ्री मॉर्फीम। जो अकेले स्टैंड नहीं कर सकता वो क्या है? री। री क्या हो गया? बाउंड मॉर्फीम। सेकेंड एग्जाम्पल देखें। राइट। राइट में कुछ भी एडिशनल नहीं लगा हुआ है। दिस इज फ्री मॉर्फीम। देन वी हैव री राइट। अगेन इसमें राइट क्या हो गया? फ्री मॉर्फीम। और री क्या हो गया? बाउंड मॉर्फीम। इस तरीके से बाइफिकेट होता है। और ऐसे वर्ड्स जो बाउंड और फ्री से मिलके बने होते हैं, दीज आर कॉम्प्लेक्स वर्ड्स। सो यूजुअली जो आप प्रीफिक्स सफिक्स पढ़ते होगे, सो स्कूल लेवल पे या जूनियर लेवल पे प्रीफिक्स सफिक्स बताए जाते हैं कि एक वर्ड में आप प्रीफिक्स लगाते हो जो पहले लगता है, एक वर्ड में आप सफिक्स लगाते हो जो बाद में लगता है। तो ये जो हमारे प्रीफिक्स और सफिक्स होते हैं वो क्या होते हैं? दे आर एक्चुअली बाउंड मॉर्फीम। प्रीफिक्स और सफिक्स क्या हो जाते हैं? दीज आर बाउंड मॉर्फीम्स। और वो जो वर्ड्स होते हैं हु कैन स्टैंड अलोन, दे आर फ्री मॉर्फीम। अगेन ये पूरा डिटेल्ड है। कॉम्प्लेक्स वर्ड्स ये होते हैं। कंपाउंड वर्ड्स कौन से होते हैं? कंपाउंड वर्ड्स होते हैं आपके पोस्टमैन, क्लासरूम, बस स्टॉप, क्रेडिट कार्ड। सो कंपाउंड वर्ड्स किससे बनते हैं? पोस्ट फ्री मॉर्फीम, मैन फ्री मॉर्फीम, क्लास फ्री मॉर्फीम, रूम फ्री मॉर्फीम, बस फ्री मॉर्फीम, स्टॉप फ्री मॉर्फीम, क्रेडिट फ्री मॉर्फीम एंड कार्ड फ्री मॉर्फीम। क्लियर हो रहा है? होपफुली। सो ये सब भी है आपके सिलेबस का पार्ट। सो आज थोड़ा सा इसी पर डिस्कशन हो गया। सो फिगर ऑफ स्पीच हम अगली क्लास में डिस्कस कर लेंगे क्योंकि वो आज शुरू नहीं कर पाए हैं। वी विल डिस्कस इट इन नेक्स्ट क्लास। आज हमने एक्स्ट्रा जो पढ़ा उसके अंदर फोनेम पढ़ा है। फोनेम याद रखिएगा, बेसिक साउंड्स इन अ लैंग्वेज।
कितने फोनेम हो गए? 44. दीज आर डिवाइडेड इनटू वॉवल्स एंड कॉन्सोनेंट साउंड्स. सो वॉवल साउंड हो गए 20, कॉन्सोनेंट साउंड हो गए 24, टुगेदर 44 फोनेम्स. दूसरी चीज मैंने आपको क्या बताई? मैंने आपको बताया मॉर्फीम. मॉर्फीम क्या होते हैं? स्मॉलेस्ट मीनिंगफुल यूनिट इन अ लैंग्वेज. जब पहली बार मतलब आ रहा होगा. मॉर्फीम के अंदर मैंने आपको बताया दो तरीके के मॉर्फीम्स. वी हैव फ्री मॉर्फीम एंड वी हैव बाउंड मॉर्फीम. Free morphemes are these words which can stand alone. Bound morphemes are the words which cannot stand alone. ये क्वेश्चन पूछा जिसमें से स्मॉलेस्ट वाला आपको बताया. अब दो तरीके के वर्ड्स होते हैं हमारे, कॉम्प्लेक्स वर्ड्स एंड कंपाउंड वर्ड्स. कॉम्प्लेक्स वर्ड्स दे कंप्राइजेज ऑफ फ्री एंड बाउंड मॉर्फीम टुगेदर. सो एक फ्री होगा, एक बाउंड होगा. कंपाउंड वर्ड्स वी हैव वन फ्री मॉर्फीम एंड अनदर फ्री मॉर्फीम. ये कई बार जोड़े जाते हैं, जोड़ के लिखे जाते हैं. ये कई बार अलग अलग लिखे जाते हैं, but they are still one word. Bus stop is one word. अलग अलग हम लिखते हैं, still it's one word. Credit card is one word. Swimming pool is one word. Railway station is one word. Debit card is one word. है ना? और कई बार ज्वाइन करके लिखे जाते हैं. And what is important? इस प्रोसेस को कहते हैं कंपाउंडिंग. This process is known as compounding process. And you have to remember spelling of original words are not changed. Spellings of original words are not changed in compounding process or compound words. अब ये वर्ड बनने के बाद अगर नाउन हो गया तो कंपाउंड नाउन हो जाएगा. अगर एडजेक्टिव हो गया तो कंपाउंड एडजेक्टिव हो जाएगा. है ना? सो एक क्वेश्चन छोटा सा पूछ लेती हूँ मैं आपसे. अंडरस्टैंडेबल कॉम्प्लेक्स है या कंपाउंड? अंडरस्टैंडेबल वर्ड लिखा है मैंने. सो अंडरस्टैंडेबल वर्ड इज अ कॉम्प्लेक्स वर्ड और एक कंपाउंड वर्ड. सो लेट्स सी आपको कितना समझ में आया है. सो आई एम आस्किंग, अंडरस्टैंडेबल इज अ कॉम्प्लेक्स वर्ड और एक कंपाउंड वर्ड? जो ऊपर लिखा है मैंने. सो योर आंसर विल help me in understanding that you are knowing what all we discussed or not. समझ में आया या नहीं आपको? तो अंडरस्टैंडेबल बताइए, कॉम्प्लेक्स वर्ड है या फिर कंपाउंड वर्ड है? ओके, विशाल बता रहे हैं. सो अगेन ये मॉर्फीम वाला ही आप अप्लाई करिए कि इसमें फ्री मॉर्फीम लगा है या फिर बाउंड मॉर्फीम लगा है. फ्री मॉर्फीम से बना है या फिर बाउंड मॉर्फीम से बना है, एंड देन आपको समझ में आ जाएगा कि ये अंडरस्टैंडेबल कॉम्प्लेक्स है या फिर कंपाउंड है. सो अर्चना, ज्योति, विशाल, आप लोग कॉम्प्लेक्स कह रहे हो? श्योर हैं? श्योर. सो वी हैव अंडर, वी हैव स्टैंड एंड वी हैव एबल. अंडर है, स्टैंड है और एबल है. तीनों कैसे मॉर्फीम्स हैं? अंडर अपने आप में अकेले स्टैंड कर सकता है, फ्री मॉर्फीम. स्टैंड अकेले स्टैंड कर सकता है, फ्री मॉर्फीम. एबल का भी अपना अलग से एग्जिस्टेंस है, उसका मतलब है फ्री मॉर्फीम.
क्योंकि ये वर्ड तीनों फ्री मॉर्फीम से बना है, ये क्या है? कंपाउंड। कॉम्प्लेक्स के अंदर ध्यान रखेंगे, एक बाउंड मॉर्फीम और एक फ्री मॉर्फीम, है ना? अंडरस्टैंडेबल कंपाउंड वर्ड है क्योंकि वो तीन फ्री मॉर्फीम से बना है। फ्री समझ रहे हैं? फ्री याद रखिएगा, आजाद। ऐसा वर्ड जो आजाद है, जो किसी से भी उसको स्टैंड करने के लिए किसी के सपोर्ट की जरूरत नहीं है। अगर मान लीजिए मुझे ये री लिखना होगा तो मैं री अकेले नहीं लिख सकती, री के लिए मुझे कोई साथ में चाहिए। कॉम्प्लेक्स बना होता है एक बाउंड और एक फ्री से, और कंपाउंड बना होता है फ्री और फ्री से, फ्री और फ्री से, फ्री और फ्री से। अंडरस्टैंडेबल में तीनों फ्री मॉर्फीम्स हैं, इसलिए वो क्या हो जाएगा? कंपाउंड। अगली क्लास में मैं 2-3 और ऐसे वर्ड्स पूछूंगी, आपका एक रिवीजन भी हो जाएगा और आपको ये क्लैरिटी भी आ जाएगी। फिर आज जो पढ़ा आप याद रखेंगे। कल फिर मिलते हैं और डिस्कस करेंगे कॉमेडीज के कैरेक्टर्स। ठीक है, थैंक यू आज के लिए। टेक केयर, हैव अ नाइस डे। जी अर्चना। हैव फन, मजे करिए। हमारी ऑनलाइन क्लासेस जारी हैं। डिस्क्रिप्शन में दिए गए वेब लिंक पर क्लिक करके आज ही अपना स्थान सुरक्षित करें। Our online live classes are started. Join it now by clicking on web link given in description. Thank you.